नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और हम लोग अभी जो रिवीजन सीरीज हम लोग का चल रहा है, बेसिकली रिवीजन कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं कि यह हम लोगों का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है थ्रू कंसेप्ट, यानी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसके कंसेप्ट को हम लोग समझने का काम करेंगे कि आखिर अगर कोई उत्तर सही है तो क्यों है, और अगर कोई गलत उत्तर है तो क्यों है। ठीक है। ये सीरीज का ये हम लोग छठा वीडियो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहेंगे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वह इंडियन ज्योग्राफी का प्लेन एरिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें कि हम लोगों ने इंडियन जो नॉर्दर्न माउंटेनियस है रीजन्स, उसके बारे में हम लोग चर्चा किया था। आज से हम लोग अब लगातार जो वीडियोस आएंगे आपको, यानी 50 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस इसमें जो करेंगे वो होगा हम लोगों का इंडियन प्लेन से रिलेटेड। आइए हम लोग पहले क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर देखिए क्या कर रहा है, पहला कथन क्या है। तो पहला कथन कर रहा है इंडो गंगा मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर यूज हो रहा है कि अलोवियल डेपोजिट्स। ठीक है। जल के साथ में लुढ़कने वाले। क्योंकि जब हम इंडियन प्लेन के वो पढ़ते हैं तो हम हर बार इस प्लेन के साथ में वर्ड यूज करते हैं रिवर के साथ में। जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, गंगेटिक प्लेन, हम जैसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन, हम जैसे बोलते हैं इंडस सतलज प्लेन। इसका मतलब है यह प्लेन, यह जो मैदान है, यह कैसा है, तो यह डेपोजिशनल प्रोसेस से बना हुआ है। यानी इस मैदानों का जो निर्माण हुआ है वह निर्माण किस क्रिया का परिणाम है। तो यहां पर याद रखना है कि ऐसे मैदानों की रचना जो है वह निक्षेपण से हुआ है। और निक्षेपण किन के द्वारा किया गया है, तो यह जो निक्षेपण किया गया है यह निक्षेपण नदियों के द्वारा किया गया है। यानी कि यह जो डेपोजिशंस हैं वह रिवर से डेपोजिट किया गया है। हजारों किलोमीटर बहने वाली ये नदी अपने साथ में इस तरह के जब मलबे को लेकर के चलती है तो जहां जहां पर यह कमजोर होते जाती है, जहां पर स्लोप कम होता हुआ चला जाता है, उन्हीं जगहों पर नदियां जो हैं वह डिपॉजिट करती चली जाती हैं। ठीक है। तो यहां पर हम लोग को याद रखना है इंडो गंगा मैदान, ठीक है, यानी इंडस गंगेटिक प्लेन बेसिकली कैसा प्लेन है, तो यह जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा कह रहा है यह हिमालय और केंद्रीय उच्च भाग, ठीक है, हिमालय और केंद्रीय उच्च भाग के बीच स्थित है। हिमालय, ठीक है, एंड सेंट्रल हाईलैंड्स के बीच में यह स्थित है। जब हम लोग ऐसा वर्ड को यूज करते हैं कि यहां पर है, स्थित है, तो अगर हम इसको डायग्राम में देखने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पर याद रखना, इस तरह के हम लोगों को एक रफ मैप अगर हम लोग बनाते हैं, क्लियर है, तो इस रफ मैप को अगर तुम देखो तो जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी इसका जब हम नॉर्दर्न साइड्स को देखते हैं तो यहाँ पर तो हमें प्लेन, यहाँ पर हमें पहाड़, यानी कि जिसको हम लोग हिमालय बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, देन हमें ऑटर हिमालय मिलता है। यहाँ पर हमें ट्रांस हिमालय मिलता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो इस जगह पर हमें ये जो रीजन्स हम लोग देखते हैं ये राजस्थान प्लेन हो जाता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर मालवा का प्लेट्यू है। इस जगह पर हमें मिलता है बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, और इसके बाद छोटानागपुर के प्लेट्यू रीजन से हैं। यहाँ पर हमें मिलता है विंध्य, इसी जगह पर हमें सतपुड़ा के पहाड़ी मिलती है। और इसके बाद हमें सदर्न जो कह सकते हो प्लेट्यू रीजन से वो मिलता है। तो इन सभी रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसी भाग को हम लोग कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। तो ये वाला जो तुम भाग को देख रहे हो, ये जो भाग को हम लोग देख रहे हैं, इसी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, ये मैदान है। तो इसका मतलब है यहां पर है माउंटेन रीजन्स,
यहाँ पर है माउंटेन, और यहाँ पर है जिससे हम लोग कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, यानी इससे हम लोग कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। क्लियर है? तो इसी सेंट्रल हाईलैंड्स के और इनके बीच में है ये मैदानी भाग। ठीक है, ये वाला जो मैदानी भाग है इससे हम लोग राजस्थान प्लेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तब यहां पर जब स्टेटमेंट कर रहा है कि यह हिमालय और केंद्रीय उच्च भाग के बीच स्थित है, इसका मतलब यहां पर यह हो गया, यह स्टेटमेंट भी तो सही है। ठीक है, अब देखो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह मुख्यतः नवीन और पुराने जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है, यानी दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यू एंड ओल्ड अलूवियल सॉइल्स। नवीन और जलोढ़, पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। इसका मतलब यहां पर याद रखना है डेपोजिशंस हो रहा है, नया डेपोजिशंस होगा। याद रखना है न्यू अलूवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं? न्यू अलूवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए क्या बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो न्यू अलूवियल सॉइल को हम लोग कहते हैं, इसे कहा जाता है खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। एंड ओल्ड अलूवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं? तो ओल्ड अलूवियल सॉइल को हम क्या बोलेंगे? तो इसे ही बोला जाता है बांगर। ठीक है, तो याद रखना है नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो ये जो मैदान भाग हम लोग देखते हैं ये नए और पुराने दोनों जलोढ़ मिट्टी से ये बना हुआ है। क्लियर है? अब ऐसे में अगर हम देखते हैं कि सही युग में इसमें से कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, तब यहां पर क्या है कि सभी करेक्ट स्टेटमेंट हैं, इस वजह से उपरोक्त सभी होगा। ऑल ऑफ द अबव जो है यह हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो आगे वाले क्वेश्चंस को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चंस यहां पर ध्यान से देखो, यह क्वेश्चंस क्या कह रहा है, और यह क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। उत्तरी मैदान की भूआकृतिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाबर रीजन इज फॉर्म्ड बाय द कोलेस्ट अलूवियल फैंस अलोंग द फुटहिल्स। भाबर क्षेत्र हिमालय के तलहट्टी में जुड़े हुए जलोढ़ पंखों से बना हुआ है। ठीक है, भाबर बेसिकली क्या है? यह बोल्डर से बना हुआ है। ठीक है, और यह बोल्डर्स आ कहां से रहा है? तो जाहिर सी बात है यह नदियों के और हिमनदी के बहाव से आता है। याद रखना है कि पहाड़ों के तलहट्टियों में इस तरह के बोल्डर्स वाले जो रीजन्स हमें देखने को मिलता है, इस तरह के जो बोल्डर्स हमें देखने को मिलता है, इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग कहते हैं भाबर, इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद का जो रीजन्स हमें देखने को मिलता है इसी भाग को, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं भाबर। इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे ही हम लोग कहते हैं तराई। कह रहा है तराई में जल निकास खराब होता है तथा भूजल स्तर ऊंचा होता है। जी हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि भाबर में जो छोटी छोटी सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं वो इन्हीं जगहों पर बाहर की ओर आती हैं। ऐसे में तराई का जो भाग होता है यह अत्यधिक तर होता है। क्लियर है? और यह एक तरह का दलदलीय क्षेत्र होता है। तो दलदलीय जब क्षेत्र होगा इसका मतलब है कि इसमें ड्रेनेज जो होगा वो थोड़ा खराब होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि जल स्तर इसमें ज्यादा होगा इस वजह से यह भी स्टेटमेंट जो है वह सही है। बांगर रीजन इज फ्रीक्वेंटली फ्लडेड एंड रिन्यूड एवरी ईयर। ठीक है, लिख रहा है बांगर क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होकर नया बनता है। नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बांगर एरिया नहीं बल्कि खादर एरिया, ये जो खादर भाग होता है इसे ही हम लोग बाढ़ के मैदान के रूप में भी जानते हैं। बाढ़ के मैदान के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। इट इज ऑल्सो टर्म एज अ फ्लड प्लेन रीजन्स। ठीक है, किसे कहते हैं फ्लड प्लेन रीजन्स? खादर को कहते हैं, बांगर को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो बांगर रीजन इज फ्रीक्वेंटली फ्लडेड एंड रिन्यूड एवरी ईयर। नो, द खादर रीजन इज फ्रीक्वेंटली फ्लडेड एंड रिन्यूड एवरी ईयर। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आगे कह रहा है खादर क्षेत्र महीन जलोढ़ से बना है और अत्यधिक उपजाऊ होता है।
ठीक है, खादर रीजन इज कंपोज्ड ऑफ फाइन अलूवियल एंड इट इज हाईली फर्टाइल्स। हर वर्ष नदी जब बाढ़ लाएगी तो उस अपने साथ में ढेर सारे ह्यूमस कंटेंट को वो लेकर के आता है, और जाहिर सी बात है इससे हमारी मिट्टी जो है वो रिन्यूड हो जाती है और उसका उपजाऊ जो कह सकते हो कि क्षमता होती है वो बढ़ता है। तब ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं कि खादर जो है यह एक तरह का अत्यधिक उपजाऊ भाग माना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है और 1, 2 और 4 सही है। ऐसे में आपका सही जवाब इसमें क्या होगा? तो इसमें सही जवाब होगा 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? हर आंसर को हम जब देखते हैं, हर लाइन को जब हम पढ़ते हैं, तो प्रत्येक जो लाइनें हैं उसमें कुछ ना कुछ बातें हैं, और ऐसे में हम लोग को अगर किसी नतीजे पर पहुंचना है, बहुत ही आराम से अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। 10-10 क्वेश्चंस का एक शेड्यूल हम लोग ने बनाया हुआ है ताकि हर दिन 10 क्वेश्चंस कम ही समय में हम लोग डिस्कस कर लें और आपको हर उत्तर जो है वह बढ़िया से हम लोग समझा सके क्यों है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तब हम लोग इस पर एक व्याख्यान भी प्रस्तुत करने का काम करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि और आगे आपको कैसे वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न हम लोग देखें, प्रश्न संख्या 3। और यह प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखो, और यहां पर कह रहा है ये कि उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा कौन है? द सदर्न लिमिट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है इसका? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जैसा देखा सेंट्रल हाईलैंड रीजन्स, क्लियर है, और यह कौन सा भाग है? तो यही भाग को हम लोग कौन सा एरिया के नाम से देख रहे हैं? तो विंध्य और सतपुड़ा जो रेंज है, ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन का सदर्न लिमिट के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? आगे प्रश्न की तरफ हम लोग देखें। अगला प्रश्न यहां पर है, प्रश्न संख्या 4 को आप देखिए, और प्रश्न संख्या 4 थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान से देखते चले, और यहां पर देखो क्या कह रहा है कि उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? Which of the following correctly represent the sequence from north to south of the northern plain? ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन का जो क्रम है, किसके बाद क्या क्या होगा, उसको थोड़ा सा जानना चाहता है। क्लियर है? आइए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते चले, और यहां पर अगेन एक डायग्राम से हम लोग इसको समझते जाएंगे। महान हिमालय सबसे आगे है, ठीक है, और इस महान हिमालय के पहले हमें क्या मिलता है? तो हम इस जगह पर ट्रांस हिमालय को भाग को देखते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले हमें ट्रांस हिमालय मिलेगा, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर आउटर हिमालय हमें मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसे याद रखते चलना है कि जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस भाग को अगर हम देखेंगे, ठीक है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह जो पूरा भाग है, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा यह काराकोरम रेंज है। इस भाग को अगर हम देखते हैं तो यह लद्दाख रेंज है। इस भाग को अगर हम देखते हैं तो यह जास्कर रेंज है। ठीक है, और इसी के बगल में हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं कैलाश रेंज। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? तो हम लिखते हैं यहां पर ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। इसके बाद ये वाले जो भाग हैं, ये कौन सा भाग है? तो इसे हम लोग कहते हैं मिडिल हिमालय। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय, या इसको हम लोग लेसर हिमालय के भी नाम से जानते हैं। ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है? तो इसे हम लोग कहते हैं आउटर हिमालय। ठीक है, आउटर हिमालय, या इसी ही भाग को हम लोग, ठीक है, शिवालिक के भी नाम से जानते हैं, यानी इसे हम लोग शिवालिक रेंज के भी नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद हिमालयन सिस्टम।
अब इसके आगे जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तब हमें मिलेगा बोल्डर्स का ये भाग। इसी बोल्डर वाले भाग को हम लोग जब देखते हैं तो इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस भाग को कहा जाता है, ठीक है, भाबर। इस भाग को हम लोग कहते हैं भाबर। इसके आगे वाले जो भाग हैं, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी भाग को हम लोग कहते हैं तराई, ठीक है। और इससे हम और आगे आते हैं, तो तराई वाले जो भाग हैं उसके आगे हम जब आते हैं तो जो निचले एरिया हो जाते हैं, ठीक है, जो अपर रीजन्स इसमें देखे जाते हैं, यानी कि अगर हम लोग गंगा के मैदान को देखते हैं तो गंगेटिक प्लेन को अगर हम देखते हैं तो गंगेटिक प्लेन्स का जो हाईलैंड रीजन्स होता है, ठीक है, यानी इस जगह पर जो भी हाईलैंड्स होगा, ऐसे हाईलैंड रीजन्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो इससे हम लोग कहते हैं, ये कैसा रीजन्स है, तो याद रखना है इसी रीजन्स को हम लोग बांगर सॉइल के रीजन्स कहते हैं। और ये जो फ्लड प्लेन का रीजन्स होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग खादर रीजन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अलग अलग रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, इसके बाद हिमालयन सिस्टम, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, इसके बाद इसके फुटी रीजन्स में भाभर, फिर तराई, फिर थोड़ा हाईलैंड रीजन्स जिसको कि हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बांगर, फिर हम खादर, तो गंगेटिक प्लेन के ये भाग हैं। अब कह रहा है उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम देखें, तो भाबर के बाद खादर, खादर के बाद तराई, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तराई भाबर खादर नहीं, भाबर के बाद हमें क्या मिलेगा, तो भाबर के बाद तराई, भाबर के बाद तराई, ठीक है, तराई के बाद बांगर और बांगर के बाद खादर, ठीक है। तब ऐसे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही होगा, जबकि ये कह रहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका क्रम कुछ ऐसा ही होगा। क्लियर है, तो इसको याद रखिएगा, इस पूरे डायग्राम को। क्लियर है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न हम लोग देखें, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 को अगर आप देखिएगा तब यहां पर देखो क्या कह रहा है, विच रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर डिसअपियरिंग ड्यू टू पोरस डिपॉजिट्स, ठीक है, किस क्षेत्र में नदी छिद्रयुक्त निक्षेप के कारण लुप्त हो जाती है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है भाबर में, ठीक है। भाबर रीजन्स में ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि भाबर रीजन्स में बड़े बड़े जो बोल्डर्स यहाँ पर बिछे हुए हैं, इन्हीं बोल्डरों में होता क्या है कि जो छोटी छोटी जो सरिताएं हैं वो इन्हीं के अंदर बहते हुए चलती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसी सरिताएं जो हैं यह छिद्रयुक्त निक्षेप के कारण विलुप्त हो जाती हैं, ये नजर नहीं आती हैं। तो ये घटना हमें देखने को कहाँ मिलेगा, तो ऐसे घटना हमें देखने को मिलता है भाबर के रीजन्स में। क्लियर है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, क्लियर है, विच रीजन कंटेन्स कंकर नोड्यूल्स, ठीक है, किस भाग में हमें कंकर जो चूना के कण होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। तो चूना के कण ऐसे अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है ये ओल्ड अलूवियल सॉइल्स में देखने को मिलता है। और ओल्ड अलूवियल सॉइल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे ही कहा जाता है बांगर रीजन्स, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रीजन्स में जो चूना युक्त कण होते हैं इसे ही हम लोग कहते हैं कंकर के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े हम लोग। और प्रश्न संख्या 7 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज मोस्ट प्रोन टू फ्लड्स, ठीक है। मतलब यहां पर कह रहा है, आपसे जानना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र बाढ़ के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है, पंजाब प्लेन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
बिहार असम मैदान की राजस्थान मैदान, ठीक है। पंजाब प्लेन, वेस्टर्न यूपी प्लेन, बिहार एंड असम प्लेन एंड राजस्थान प्लेन, ठीक है। अब देखो, जब ये इस तरह क्वेश्चंस आएगा, फिर हम लोगों को एक मानचित्र को देखना पड़ेगा। ये मानचित्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे आपको बातें अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसे मानचित्रों को देख रहे हैं तो याद रखना है हम लोगों को कि मूल रूप से अगर देखा जाए, क्लियर है, तो होता यहां पर यह है, पंजाब प्लेन जब हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून की बंगाल की शाखा जब इंटर करेगी, तो मतलब यहां पर है कि जितना वर्षा इस भाग में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिलता है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। तो पंजाब प्लेन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंजाब प्लेन वाला ये एरिया होता है, तो ऐसे एरिया में बाढ़ नहीं आएगा। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला ये जो एरिया देख रहे हैं, यहां पर भी बाढ़ नहीं आएगा। राजस्थान प्लेन तो ये वाला एरिया देख रहे हो, इसलिए यहां पर भी बाढ़ नहीं आएगा। लेकिन यहां की एक शाखा जब यहां से इंटर करेगी, ठीक है, तो असम के रीजन्स में भी बाढ़ जम करके आता है, क्योंकि नॉर्दर्न साइड्स में इधर इधर इन सभी जगहों पर हमें पहाड़ियों का एक क्रम देखने को मिलता है, यानी उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का एक पूरा का पूरा क्रम है, ठीक है। तो यहां पर भी जम के बारिश होती है, और इसी मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। और आप इसे असम का मैदान भी कह सकते हैं। साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो बिहार का रीजन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर भी जम के बारिश होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम वेस्टर्न साइड में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे बारिश कम होती हुई चली जाती है, ठीक है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो बाढ़ के लिए सबसे संवेदनशील भाग कौन सा हो जाएगा, तो बिहार और असम का मैदान होगा। यानी बिहार और असम प्लेन जो है, इस भाग में बाढ़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। क्यों है, आप बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा कि प्रश्न संख्या 8 ये कह रहा है, इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखिए। अब ये कह रहा है कि भाबर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भाबर रीजन्स। इट लाइज इमीडिएटली साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज, ये शिवालिक पर्वत के ठीक दक्षिण में स्थित है। भाबर के बारे में यह प्रश्न कर रहा है, स्टेटमेंट सही है। रिवर डिसअपियर्स इन दिस रीजन ड्यू टू पोरस डिपोजिट, छिद्रयुक्त निक्षेप के कारण नदियां यहां विलुप्त हो जाती हैं। अभी जस्ट हम लोग ने देखा, यह भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट इज हाईली सुटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, छिद्रयुक्त है, कंकड़ों से बना हुआ है, बोल्डर डिपोजिट्स है, तो ऐसे रीजन्स कभी भी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और फिर कह रहा है इट इज हाईली, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और चौथा कहता है इट कंसिस्ट मेनली फाइन अलूवियम, ठीक है, अलूवियल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यह मुख्यतः महीन जलोढ़ से बना हुआ है। नहीं, ये महीन जलोढ़ से नहीं बने हुए हैं, बल्कि यह कंकड़ पत्थरों से बने हुए हैं। तो चौथा भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कह रहा है कि सही कौन है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अगर हम ऐसे में देखेंगे तो हमें केवल और केवल 1 और 2 ही हमें सही मिल रहा है। मतलब है ए सही है, केवल 1 और 2, यानी 1 and 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर। बात को समझ पा रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं, देखो इस प्रश्न को भी देखिए, और यहां पर यह प्रश्न क्या आपसे कह रहा है, ठीक है। यह कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडो गंगेटिक प्लेन्स, इंडो गंगा मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द प्लेन और फॉर्म इन अ फॉरडिप क्रिएटेड ड्यू टू टेक्टोनिक कॉलिजन्स, ये टेक्टोनिक टकराव के बने अग्रगर्त, ठीक है, अग्रगर्त में बना हुआ, एकदम सही स्टेटमेंट है। इंडियन प्लेट्स जब यूरेशियन प्लेट से टकराए तो इंडियन प्लेट्स इस तरह से धंस गए और यहां पर एक गहरी खाई का निर्माण हुआ, ठीक है। और इन्हीं खाइयों में आकर के रिवर ने डिपोजिशंस किया है, इसीलिए
ये जो मैदान है, ये इसका शैल को हम लोग कहते हैं कि ये कैसा शैल है, तो कहते हैं क्वाटनरी रॉक से यहाँ मिलता है, टर्सरी नहीं, क्वाटनरी रॉक से मिलता है। और जब हम लोग इंडियन जियोलॉजी में पढ़ते हैं कि भारत का सबसे नवीनतम भूभाग कौन सा होगा, सबसे प्राचीनतम भाग भारत का कौन सा है, तो वह हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इसके बाद वाले जो भाग हैं वो हमारे पर्वतीय प्रदेश हैं, और इसके बाद वाले भाग हैं वो हमारे मैदानी प्रदेश हैं। तो मैदानी प्रदेश जो है ये सबसे नवीन भाग माना जाता है। क्लियर है? अब ऐसे में ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। द अलुवियल डेपोजिट्स में रीच थिकनेस ऑफ सेवरल थाउजेंड्स मीटर, जलोढ़ निक्षेप की मोटाई हजारों मीटर तक यहां है। जी हां, ये सही है। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर, और कुछ कुछ जगह पर ये 3-3000 मीटर ये गहरे डिपॉजिट्स के रूप में पाए जाते हैं। इस वजह से पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब कह रहा यह पूर्णतः समतल और कहीं भी ऊंच नीच नहीं है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नेचर में जब कोई चीज का निर्माण होता है तो स्केल से लगा करके वो भाग नहीं बनता है। स्वाभाविक है कि जब ऐसे मैदानों की रचना होगी तो पूरी तरह से यह समतल नहीं होगा, ऊंचा नीचा प्रदेश इस मैदानी भाग में मौजूद है। कई कई जगह पर जहां पर गड्ढे मिले उन गड्ढों को नदियों ने भर दिया, और जो ऊंचे भाग है वो ऊंचे भाग उसी तरह से मौजूद है। क्लियर है? तब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि द प्लेन आर एंटायरली फ्लैट विथ नो वेरिएशंस इन रिलीफ। यह कहना सही नहीं होगा। ठीक है, द प्लेन आर एंटायरली फ्लैट विथ नो वेरिएशंस इन रिलीफ, यह स्टेटमेंट गलत है। यहां विश्व के उच्चतम भूजल भंडारों में एक पाया जाता है। ठीक है, यह बात सही है। ठीक है, क्योंकि वर्षा अधिक होगा, सॉइल में पोरोसिटी ज्यादा है, स्वाभाविक है कि ऐसे सॉइल्स में हमें जो भूजल स्तर है, ग्राउंड वाटर है, उसका टेबल हाई होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है चौथा स्टेटमेंट जो तुम देख रहे हो यह स्टेटमेंट सही है। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ऐसे में हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? ए, 1, 2 और 4। क्लियर है? आओ अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े, और अगला प्रश्न यहां पर हम लोग को देखें। यह प्रश्न संख्या 10 है, और इस प्रश्न संख्या में देखिए कि क्या कह रहा है। यहां पर अगर ध्यान देखो तो कह रहा है कि अमार्शी एंड वाटर लॉक्ड जोन साउथ ऑफ द भाबर, भाबर के दक्षिण में दलदली क्षेत्र को कहा जाता है। अब इतने चीजों आपको बता चुके हैं, आप इसका आंसर तो बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। भाबर के दक्षिणी भाग को क्या नाम से जानेंगे? तो भाबर के दक्षिणी क्षेत्र में जो दलदली क्षेत्र है, मार्शी लैंड रीजन्स हैं, हम इसको किस नाम से जानते हैं? सो इट इज नोन एज द तराई रीजन्स। क्लियर है? आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है, आगे फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन, हर दिन 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस का हम संग्रह लेकर के आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, असर्शन रीजन्स, और कुछ कुछ वन लाइनर्स भी होंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम इस वजह से लेकर के आ रहे हैं ताकि एक प्रश्न अगर आप बनाइए तो उस एक प्रश्न में आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाइए, वो प्रश्न आपके डायमेंशन को तय करे और आप उसके माध्यम से अधिक ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को बना सकें। क्लियर है? ताकि हम लोग एग्जामिनेशंस में अपने आप को पूरे तरह से तैयार कर रखें कि किसी भी तरह का अगर प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्नों को हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।